इससे पहली जो क्लास हुई थी उसमें हमने स्टार्ट किया था कि सी लैंग्वेज इतनी फेमस क्यों है ना। वही हमारी क्लास अधूरी रह गई थी, तो उसका ही अगला पार्ट है ये। इसमें आता है आगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा, यानी सी भाषा को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा भी कहा गया है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर सबसे पहले डाला जाता है ताकि उसका हार्डवेयर चल सके। हार्डवेयर मीन्स उसके स्पीकर काम कर सकें, उसकी स्क्रीन काम कर सके, ठीक है, या उसका ईयरफोन काम कर सके। इन सब हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे हार्डवेयर की आत्मा है ना। हमारी बॉडी के अंदर भी एक आत्मा होती है, तभी हमारा हार्डवेयर काम करता है। बाकी चीज़ें हम बाद में सीखते हैं, पहले आत्मा का होना जरूरी है। क्लियर? ठीक। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा कहा गया है किसको? सी को। क्यों कहा गया है? क्योंकि यूनिक्स का जो कर्नेल है वो सी लैंग्वेज के अंदर ही बना है, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर कर्नेल का मतलब मैंने आपको बताया था, कर्नेल का मतलब होता है कि कंप्यूटर का हार्ट। हार्ट मीन्स जो पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा हो, यानी जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहा हो। एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्नेल। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल भी किस में बना है? सी भाषा में, है ना। उसके अदर टूल्स, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोई छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं भाई। आप अपने मोबाइल पर जब मोबाइल को ऑन करते हो तो आपके सामने बहुत सारे फंक्शन आते हैं, है ना। उसकी सेटिंग्स आती है, सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज चेंज करने के लिए आता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? टूल। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टूल्स हैं वो भी किस में बने? सी लैंग्वेज में। उसके बाद इसकी लाइब्रेरी वो किस में बनी? सी लैंग्वेज में। और ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही किस में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में। ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट आपको नहीं है? अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का जो हार्ट है वो किस लैंग्वेज के थ्रू बना है, तो क्या होगा वो लैंग्वेज? कंप्यूटर का हार्ट किस लैंग्वेज से बनाया गया है? सी भाषा से। सी भाषा से क्यों बना है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि यूनिक्स का जो कर्नेल है वो किस में बना था? सी भाषा में। यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल, कर्नेल का मतलब हार्ट, वो किस में बना है? सी भाषा में। तो हमारे कंप्यूटर का जो हार्ट है वो किस में बना हुआ है? सी लैंग्वेज में। क्लियर? अब देखो, ये जो सी लैंग्वेज है ये सिस्टम के बहुत ज़्यादा करीब है, यानी सबसे ज़्यादा करीब। बहुत ज़्यादा क्या है कहेंगे कि बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। नज़दीक होने से क्या होता है कि ये डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर सकती है। जब ये सिस्टम के बिल्कुल समीप है तो क्या करेगी ये? डायरेक्ट आपकी रैम को, रोम को, मेमोरी को, सीपीयू को, उनको सबको क्या कर सकती है? एक्सेस कर सकती है। जब ये उसके पास रहेगी, यानी जल्दी से इसकी बात पहुंच रही है सीपीयू के पास, जल्दी से इसकी बात पहुंच रही है रैम के पास, या जो भी हार्डवेयर्स हैं उनके पास पहुंच रही है, तो क्या होगा? फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। यानी यदि कोई इंसान आपके समीप है तो आप उससे जल्दी जल्दी बात कर पाएंगे ना। आप उसको कुछ भी बोलेंगे वो रिप्लाई देगा, फिर बोलेंगे वो रिप्लाई देगा। लेकिन अगर वो दूर है तो उसमें आपको समस्या होगी। हो सकता है कि आपको किसी के माध्यम से अपना मैसेज भेजना पड़े, ठीक है, तो उसमें समय लगेगा। ये हार्डवेयर के ज़्यादा समीप होने के कारण इसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है? फास्ट होता है। तीसरे नंबर पे ये लो लेवल फीचर है इसके अंदर। लो लेवल का मतलब बिल्कुल निम्न स्तर के लेवल पे काम करती है, बिल्कुल हार्डवेयर के समीप काम करती है। क्लियर? तो इसके अंदर एक फीचर ये भी है कि ये लो लेवल है। बात समझ में आई? जैसे कोई मैनेजर सीधा मालिक से बात कर सके तो काम ज़्यादा तेज़ी से होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर यदि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि वो हार्डवेयर के बिल्कुल करीब होता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये जो सी लैंग्वेज है ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब होता है हम किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी हार्डवेयर के लिए जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, तो उसके लिए यदि हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट में चुनी जाती है सी लैंग्वेज। क्यों चुनी जाती है? क्योंकि ये हार्डवेयर के सबसे समीप है, इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है? फास्ट होता है, रेस्पॉन्स जल्दी आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम पे ही काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को चलाता है ना, रैम को, रोम को, हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, इन सबको कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है वो किस में बना हुआ है?
सी लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर्स, अदर जितने भी कंपोनेंट्स हम लगाते हैं अपने सिस्टम में, हमने कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया, या स्पीकर लगाया, या कोई नया प्रिंटर बनाया लगाया, तो प्रिंटर का जो ड्राइवर आएगा, उसका जो सॉफ्टवेयर आएगा, वो भी किस में बना होगा? सी भाषा में ही बना होगा। उसके बाद कंपाइलर, कंपाइलर भी किस में बना होगा? सी लैंग्वेज में। कंपाइलर होता है अनुवादक, जो एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है, उसको बदलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे सिस्टम को सिक्योर करके रखते हैं, उसको सिक्योरिटी देते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, या बैकअप सॉफ्टवेयर हो गए, किसी कारण से हमारा डेटा डिलीट हो गया तो उनको दोबारा से बैकअप करना, या फिर आपकी जो मेमोरी है सिस्टम के अंदर उसको मैनेज करके रखना। उसमें से कुछ डेटा हम कभी डिलीट कर देते हैं, कभी नया डाल देते हैं, तो उसको मैनेज करके जो रखता है वो कौन रखता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को भी किस में बनाया जाता है? सी लैंग्वेज में। जहाँ भी आपको स्पीड और कंट्रोल चाहिए, सबसे अच्छी स्पीड और सबसे अच्छा कंट्रोल, वहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? सी लैंग्वेज आपको दिखाई देनी चाहिए। यानी कहीं पे भी अगर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो अच्छी स्पीड से चले, अच्छा कंट्रोल रहे, तो वहाँ पे आप सी लैंग्वेज के अंदर बनाओगे अपने सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखा होगा गेम्स के अंदर हमें क्या चाहिए? जब हम गेम चलाते हैं स्पीड भी चाहिए और कंट्रोल भी चाहिए, तो गेम भी किस में बनते हैं? सी लैंग्वेज में ही बनते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आपने अपने मोबाइल को जब आप ऑन करते हो आप अपने मोबाइल को, तो मोबाइल में पासवर्ड डालते हो, आपने पासवर्ड डाला और ओके पर क्लिक किया, लेकिन अभी तक लॉक खुला नहीं। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने पासवर्ड डाला, ओके पर क्लिक किया, लॉक अभी तक खुला नहीं, कुछ समय ले रहा है। क्यों ले रहा है वो? क्योंकि उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसका एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं है, तेज़ नहीं है। अगर वो सी लैंग्वेज में बना होता, यानी वो वाला प्रोग्राम जो आपका लॉक वाला है, तो उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। वैसे मैक्सिमम यही किया जाता है कि ज़्यादातर सी लैंग्वेज में ही बनाया जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं वो बहुत एडवांस है, फिंगरप्रिंट लॉक होते हैं, जैसे ही आपने फिंगर लगाई तुरंत अनलॉक हो जाते हैं, तो उनका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट होता है। अब ये तो बात रही कि सी लैंग्वेज फेमस क्यों है, उसकी अच्छाइयों की हमने बात की, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी अच्छाइयाँ ही होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी, है ना। वो बुराइयाँ क्या हैं? सी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अंदर एक तो पॉइंटर्स की एरर आती है। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर भी एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपके सिलेबस में आगे पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है उसका, है ना, पूरा एक पार्ट दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे, पॉइंटर को अच्छे से जानेंगे। ये समझ लीजिए यहाँ पे कि पॉइंटर एक तरीके से दूसरे का एड्रेस रखता है अपने पास, ठीक है, अपना नहीं, दूसरे का एड्रेस रखता है, दूसरे घर का। तो पॉइंटर्स के थ्रू इसमें क्या हो सकता है? प्रोग्राम में गड़बड़ी हो सकती है। पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर्स के थ्रू प्रोग्राम में गड़बड़ी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स डिबगिंग है। कॉम्प्लेक्स डिबगिंग का मतलब कोई भी यदि गलती आ गई है तो उसको ढूंढना आसान नहीं होता। उसके बाद नो क्लास नो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट या क्लास और ऑब्जेक्ट का फीचर नहीं दिया हुआ, ठीक है। जिसके कारण नुकसान क्या है? जिसके कारण नुकसान यह है कि हम डेटा को अच्छे से अरेंज करके नहीं रख पाते। इसके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटर की। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी डेटा का एड्रेस याद रखता है। देखो ये मेमोरी है, ठीक है, इनका सबका अपना एड्रेस है। इसका 01 है, इसका 02 है, इसका 03 है। सपोज करो कोई पॉइंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, P4 पॉइंटर, है ना, तो इसे अपना एड्रेस याद नहीं होगा, ये किसका एड्रेस रखेगा? 02 का, साइड वाले का या अगले का, किसी और का एड्रेस अपने पास रखता है। और सी लैंग्वेज के अंदर ये एक फीचर मान लीजिए आप कि एक फीचर होता है पॉइंटर्स का। हम पॉइंटर्स यूज करके अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। पॉइंटर अच्छा भी है लेकिन कुछ उसके अंदर कमियां भी हैं। कमियां क्या है? इसने एड्रेस तो रखा हुआ है दूसरे का, लेकिन किसी कारण से अगर इसने एड्रेस गलत नोट कर लिया, ठीक है, और आप कह रहे हो कि भाई डेटा उठा के लाओ उस एड्रेस पे जो एड्रेस आपको बताया था, इसने एड्रेस क्या कर रखा है? गलत नोट कर रखा है, तो उसमें क्या डेटा आएगा?
नहीं आएगा ना। एक तरीके से आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे पहले घर पर डाक जाती थी, डाक के थ्रू लेटर जाते थे, अगर उस पर एड्रेस गलत हो जाए, यानी आपको पिन कोड डालना है वहाँ पे, पिन कोड आपको डालना था 251001 और आपने गलती से कर दिया क्या 251000। लेटर आपको भेजना था और आपने जब उसके ऊपर एड्रेस डाला जहाँ पे उसको भेजना था, उसमें पिन कोड गलती से गलत हो गया, यानी एड्रेस गलत डल गया। अब क्या वो लेटर वहाँ पे पहुँच पाएगा जहाँ पे आप भेज रहे हो? गलती हो गई ना, गलती हो गई ना, आपका डेटा सही जगह नहीं पहुँचा। तो यही कारण होता है आपका सी लैंग्वेज में। अगर एड्रेस सही है, पॉइंटर को सही एड्रेस पता है तो सही एड्रेस पे जाएगा। अगर एड्रेस गलत हो गया, किसी भी कारण से मिस्टेक हो गई, तो फिर डेटा सही जगह पे नहीं जाएगा। यानी एक कमी है ये इस लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स डिबगिंग। कॉम्प्लेक्स डिबगिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर जब कोई भी एरर आती है, कोई भी गलती आती है, तो उसको ढूंढना कठिन हो जाता है। ये सपोर्ट तो करती है, लैंग्वेज बताती भी है, जो हमारे कंपाइलर हैं वो हमें बताते भी हैं कि आप यहाँ पे जाके देख लीजिए, यहाँ पे एरर है ना, या इतनी एरर है। आपने देखा भी होगा जब नीले रंग की स्क्रीन आती है कंपाइलर वाली, तो वहाँ पे वो एरर बताता है। लेकिन अगर आपका कोड बहुत ज़्यादा बड़ा है, हज़ारों की लाइन में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको जब एरर ढूंढनी पड़ेगी तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। एक एरर सही करेंगे, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। इस तरीके से एरर को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी इसके अंदर एक कमी है। पहली कमी क्या थी? पॉइंटर की। दूसरी कमी क्या है? डिबगिंग की। डिबगिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड आउट करना, एरर को ढूंढना, उसको हम डिबगिंग बोलते हैं। यानी इसको ढूंढने के बाद क्या करते हैं, उसको सही करते हैं। नेक्स्ट है नो क्लास नो ऑब्जेक्ट। यदि इसके अंदर क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता, यानी क्लास ऑब्जेक्ट का फीचर होता, तो यहाँ पे क्या होता, सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ होता है। यानी सारा कोड या सारा डेटा मान लीजिए, ठीक है, वो कैसे होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज होता और इजी टू फाइंड होता है। यानी हम आसानी से उसके अंदर से कुछ भी सर्च कर सकते थे, उसको एडिट कर सकते थे, उसके अंदर से एरर को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन क्लास और ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। जब क्लास और ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है तो क्या होगा, ये भी इसकी एक कमी हो गई, जिसके कारण क्या होता है, हमें परेशानी होती है। इसके अनऑर्गेनाइज डेटा होता है, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे से उसको मेंटेन करके नहीं रखा हुआ, कोड को अच्छे से मेंटेन करके नहीं रख पाते, जिसके कारण क्या होगा कि हम एरर को आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, अपने कोड को आसानी से नहीं समझ पाते। तो ये भी इसकी एक कमी है। ठीक है, आपको 3 कमी बताई। पहली कमी क्या थी? पॉइंटर। दूसरी कमी डिबगिंग। तीसरी कमी नो क्लास नो ऑब्जेक्ट। ये क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है, इससे आगे जो एक नई लैंग्वेज है C++, वहाँ पे दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर जब पता लगा कि ये कमी है तो उसको वहाँ पे जाके सुधार दिया गया। ठीक है, ऐसे ही नई नई लैंग्वेज बनती जा रही है। पिछली लैंग्वेज में कुछ कमियां हैं तो एक नई लैंग्वेज को बना दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हमने अपनी इस क्लास में सीखा, यानी ये क्लास हमारी पहले हुई थी और एक क्लास ये हुई है। पहली क्लास में था कि सी लैंग्वेज इतनी फेमस क्यों है, उसको अब तक भी इतना हम लोग क्यों चाहते हैं। तो उसको आपने देख लिया, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तेज़ी से काम करती है। यानी कहीं पे भी आपको फास्ट कंट्रोल चाहिए या फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, स्पीड चाहिए, तो आपको सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ कमियां भी हमने देखी आज के लेक्चर में, कि कुछ कमियां भी हैं जिन कमियों को दूर किया गया है इसके नए वर्जन में C++ में। ठीक है, तो इन कमियों को साथ ही हम इसको पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमें सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखनी है और हमारे सिलेबस में भी क्या है, सी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आज तक मार्केट से आउट नहीं हुई है। जिस तरीके से कंप्यूटर आज भी बना हुआ है ना, सभी जगह पे सभी फील्ड में है, ऐसे ही सी लैंग्वेज आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। ये हटने वाली नहीं है। क्यों नहीं हटने वाली? क्योंकि सिस्टम के बिल्कुल करीब है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बनता है, आपके गेम्स इसमें बनते हैं। बात समझ रहे हो? यानी जो बिल्कुल लो लेवल पे काम होने वाला है वो किस में होता है? सी लैंग्वेज में होता है। सी लैंग्वेज में क्यों होता है? क्योंकि फास्ट एग्जीक्यूशन, तेज़ी से एग्जीक्यूट हो सके। और हम यही चाहते हैं कि हमारा कोई भी मोबाइल हो या कोई भी लैपटॉप हो, वो क्लिक करते ही तुरंत काम करे, है ना। जब हमारा मोबाइल हैंग होता है, काम नहीं करता, तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाते हैं हम, है ना। यदि हम सी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, सी लैंग्वेज का कोड यूज़ करेंगे,
तो हमारा मोबाइल या हमारी कोई भी डिवाइस हैंग नहीं होगी जल्दी से। अगर मेमोरी अच्छी खासी है आपके पास तो वो हैंग होने वाली नहीं है, यानी कोड की तरफ से तो हैंग नहीं होगी। अगर आपकी मेमोरी ही छोटी है तो मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोड की तरफ से कभी भी हैंग होने वाली नहीं है। तो ये सब आपको क्लियर हुआ? कोई डाउट?